हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज आपका हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ये क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। ये आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है जो आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन आता है। और एनालिटिकल पैराग्राफ है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यूज टू टेस्ट द एनालिटिकल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा एटसेट्रा। मतलब कि किसी भी चीज़ की कोई जानकारी है वो इकट्ठी की गई और उस जानकारी को किसी डेटा, टेबल, चार्ट या ग्राफ के रूप में बदल दिया गया, रख दिया गया। अब उस ग्राफ में या चार्ट में जो भी जानकारी दी गई है उस जानकारी को आपको एक समरी बनाकर लिखना होता है। सोच समझकर किस तरह आप समझेंगे उसको, चार्ट को आप कैसे समझेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, वो एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको लिखना होता है। तो अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं हमारे पास, की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी हमारे पास? पहली बात तो ये, इट शुड बी ब्रीफ इन अराउंड 120 to 150 वर्ड्स। ठीक है, ये 120 से 150 शब्दों के बीच में लिखना होता है आपको। दूसरा, इट शुड बी प्रिसाइज एंड वेल डायरेक्टेड। ये प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब कम शब्दों में कहना है और सीधी सीधी बात कहनी होती है। क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और बिल्कुल साफ भाषा में बात करनी है, इधर उधर घुमाना नहीं है चीज़ों को। सीधे सीधे भाषा में जो लिखा है, जो जानकारी है, वो उसको कह देना है। द एंटायर पैराग्राफ शुड बी रिटन यूजिंग अ सिंगल टेंस। पूरा का पूरा पैराग्राफ एक ही टेंस में लिखना होता है। अगर प्रेजेंट की बात है तो आप प्रेजेंट में लिखेंगे इसको, पास्ट की बात है तो पास्ट में लिखेंगे, लेकिन बीच में टेंसेस चेंज नहीं करने हैं। कोई प्रेजेंट का पास्ट बनाना, पास्ट का प्रेजेंट, ऐसे नहीं बनाना है। पर्सनल ओपिनियन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द पैराग्राफ। अपने ओपिनियन नहीं देने हैं। आप उस जानकारी के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ उस जानकारी में जो दिया गया है वो सही है या नहीं है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। आपको अपनी तरफ से कोई भी इनपुट नहीं देना है। ठीक है, जो लिखा हुआ है सिर्फ वही कहना है। इट शुड बी क्लियरली पोर्ट्रे द स्टेटेड फैक्ट्स। सिर्फ आपको वही बताना है जो जानकारी में कहा गया है और बताया गया है, और कुछ भी इसके अलावा आपको नहीं कहना है। द यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन शुड बी ओमिटेड। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब है आई, मी, माई सेल्फ, मतलब मैं, मेरा, हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। फर्स्ट पर्सन बिल्कुल भी इंक्लूड उसमें नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द गिवन बार ग्राफ शो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय मैन एंड वुमेन ओवर द पीरियड ऑफ 3 months। ये जो बार ग्राफ है ये एक ऐसा बार ग्राफ है जिसमें कि ये बताता है कि 3 महीनों में आदमी और औरतों ने स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जो आपके फेस वॉश हो गया, स्किन क्रीम हो गया, ये सब चीज़ें कितने महीनों में कितनी बार, 3 महीनों में कितनी बार इस्तेमाल की, उसके ऊपर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ ये इन्फॉर्मेशन बताते हुए लिखना है। अब ये आदमियों द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स की डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, और ये औरतों ने जो यूज़ किया उसके बारे में जानकारी है। ठीक है, और प्रोडक्ट कौन कौन से हमारे पास? फेस वॉश, टोनर और सनस्क्रीन। इसी तरह यहाँ पर भी फेस वॉश, टोनर और सनस्क्रीन हमारे पास प्रोडक्ट आ गए हैं। ये हमें दे गए नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितनी बार इस्तेमाल किए गए, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार। और इसी तरह यहाँ पर 3 महीने दिए हुए हैं, जून, जुलाई और अगस्त। इसके बारे में जानकारी हमें लिखनी है, जुलाई और अगस्त, इसके बारे में अब हमें बार पैराग्राफ लिखना है। हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर उसने बोला, द गिवन बार ग्राफ शोज द यूसेज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय मैन एंड वुमेन ओवर द टाइम ऑफ 3 months। पहली बार तो एनालिटिकल पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन जो शुरू करनी है वो आपको यही लिखना है कि आपको क्या दिया गया है, किस चीज़ की जानकारी दी गई है, किस बारे में ग्राफ दिया गया है, टेबल दिया गया है, जो भी दिया गया है वो किस बारे में दिया गया है। पहली लाइन तो उसी की लिखनी है। ठीक है, द प्रोडक्ट्स यूज आर फेस वॉश, टोनर एंड सनस्क्रीन। यहाँ आप देख सकते हो 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, फेस वॉश, टोनर और सनस्क्रीन, दोनों ही ग्राफ्स में हमें दिए हुए हैं। अब हमें इन ग्राफ्स को पढ़ना है। तो वो क्या कह रहा है कि जो मैन वाला प्रोडक्ट वाला बार ग्राफ है, द बार ग्राफ ऑफ मैन, ये जो आदमियों वाला बार ग्राफ है, इसमें हमें बताना है क्या दिखाया उसने दिखाया द मोस्ट यूज प्रोडक्ट बाय मैन इज फेस वॉश। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? फेस वॉश है। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून द फेस वॉश वॉज यूज अराउंड 33 टाइम्स, इन जुलाई 30 टाइम्स एंड इन अगस्त 35 टाइम्स। वो कह रहा है कि ये जून में 33 बार यूज़ हुआ, जुलाई में 30 बार यूज़ हुआ और अगस्त में 35 बार यूज़ हुआ। इसी तरह से जो टोनर है, अब टोनर के बारे में बता देंगे कि 27 बार जून में यूज़ हुआ, 25 बार जुलाई में यूज़ हुआ और 33 बार अगस्त में यूज़ हुआ। इसी तरह फिर सनस्क्रीन का बताएंगे, सेम टू सेम
सनस्क्रीन 25 बार यूज़ हुआ जून में, 20 बार यूज़ हुआ जुलाई में और 22 बार यूज़ हुआ अगस्त में। तो यहाँ पर ये हमने आदमियों वाला बारग्राफ बता दिया। उसके बाद अब सेम टू सेम इसी तरह से प्रोडक्ट यूज बाय वुमेन कितनी बार उन्होंने यूज़ किया, अब उसके बारे में बताएंगे। सेम इसी तरह से है, बारग्राफ ऑफ वुमेन शोज दैट द मोस्ट यूज प्रोडक्ट इज टोनर। अब वुमेन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया प्रोडक्ट वो ये वाला किया गया, टोनर। ये था आपका टोनर है, तो सबसे ज़्यादा टोनर यूज़ हुआ। इन द मंथ ऑफ जून द फेस वॉश वॉज यूज 25 बार, इन जुलाई 23 बार एंड इन अगस्त 24 टाइम्स। द सनस्क्रीन वॉज यूज 22 टाइम्स इन द मंथ ऑफ जून, यानी कि सनस्क्रीन जो है वो जून के महीने में 22 बार यूज़ हुआ, जुलाई के महीने में 25 बार और अगस्त के महीने में 27 बार। द टोनर बीइंग द मोस्ट यूज्ड प्रोडक्ट वाज यूज्ड। अब टोनर क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था तो इसीलिए टोनर यूज़ हुआ 33 बार जून में, 30 बार जुलाई में और 35 बार अगस्त में। टू कंक्लूड द गिवन इन्फॉर्मेशन, इस सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी का निष्कर्ष निकालते हुए हम कहते हैं द यूसेज ऑफ फेस वॉश by men saw a rise in the month of August and reached its peak, and usage of toner of women saw its rise in the month of August to reaching its peak 35 times of usage। मतलब कि इसके कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि आदमियों द्वारा यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट में जो फेस वॉश है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया और सबसे ज़्यादा अगस्त में यूज़ किया गया, जो कि 35 बार था। इसी तरह हम जब विमेन का बारग्राफ देखा तो उसमें टोनर सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया और वो भी सेम अगस्त के महीने में और 35 बार ही यूज़ किया गया। बस इसमें हमने कोई अपना ओपिनियन नहीं डाला, अपनी कोई सोच विचार नहीं रखा है, हमने सीधा सीधा बताया है, जो दिया गया है उसे हमने बता दिया। ठीक है, इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द पाई चार्ट बिलो डिस्प्लेस डेटा अबाउट द रीजंस पीपल हैव स्टार्टेड टू ट्रैवल टू देयर वर्क प्लेस बाय बाइसिकल और बाय कार। समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेन कंपैरिजंस वेयर रेलिवेंट। वो कह रहा है कि इस वाले पाई चार्ट में आपको दिखाया गया है कि डेटा बताया है कि क्यों रीज़न दिए हैं, कारण दिए हैं कि क्यों लोग साइकिल से जाना पसंद करते हैं और क्यों लोग कार से ड्राइव करके जाना पसंद करते हैं। ये जानकारी ये उन लोगों के प्रतिशत हैं जो साइकिल से जाना पसंद करते हैं, और ये उन्होंने फ़ायदे बताए हैं कि हेल्थ और फिटनेस होती है, भाई सेहत अच्छी रहती है, लेस पोल्यूशन कम होता है साइकिल से, नो पार्किंग प्रॉब्लम, साइकिल को पार्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नो कॉस्ट, साइकिल में कोई खर्चा नहीं आता, और फास्टर देन ड्राइविंग, जो साइकिल है वो कार से ज़्यादा हम जल्दी पहुँच सकते हैं किसी जगह में पहुँचना हो तो। इसी तरह यहाँ पर जो कार के लिए दिया गया है वो रीज़न क्या हमें दिए गए हैं, कंफर्ट लेवल दिया गया, एक तो आरामदायक बहुत होती है, फिर डिस्टेंस टू वर्क दिया गया है कि काम जब ज़्यादा दूरी का होता है तो कार ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, और फास्टर देन साइकिलिंग का मतलब यह है कि ये मानते हैं कि ये साइकिल से ज़्यादा फास्ट होती है। इस तरह कलर के बेसिस पे इन्होंने इसके परसेंटेज बताया है, जैसे ब्लू हेल्थ एंड फिटनेस वाले 30% लोग हैं, लेस पोल्यूशन वाले 30% लोग हैं, नो पार्किंग प्रॉब्लम वाले 15% हैं, नो कॉस्ट वाले 13% हैं, और फास्टर देन ड्राइविंग वाले 12% हैं। इसी तरह रीजन ऑफ ड्राइविंग में कंफर्ट वाले 40% हैं, आराम वाले जो काम की दूरी को बहाना बनाते हैं या काम की दूरी को बताते हैं कि वहाँ पर कार ज़्यादा फायदेमंद रहती है, वो 21% हैं। फास्टर देन साइकिलिंग के साइकिल से ज़्यादा फास्ट है, वो 14% है, और बाकी जो लोग बच जाते हैं वो 14% और 11% बचते हैं। अब हमें इसके बेसिस पे जानकारी देनी है, तो हम क्या लिखते हैं, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, वही कि हम सबसे पहले बताएंगे कि जानकारी किसके बारे में। द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स द डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम पीपल अबाउट देयर व्यूज ऑन ट्रैवलिंग टू देयर वर्क प्लेस बाय बाइसिकल और बाय कार। कि मतलब हमने लोगों से जानकारी ली और उनसे ये पूछा, उनके विचार पूछे कि बाइसिकल या फिर कार से जाने के बारे में, काम पर जाने के बारे में उनके क्या विचार हैं। द फर्स्ट पाई चार्ट टेल्स अबाउट द पीपल हु लाइक्स टू ट्रैवल बाय बाइसिकल टू देयर वर्क प्लेस। पहला जो पाई चार्ट है वो उन लोगों के बारे में है जो साइकिल से जाना पसंद करते हैं। फॉर विच वेरियस रीजंस और बेनिफिट्स आर डिस्क्राइब्स, ये हमने बता दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने कई सारे बेनिफिट्स और रीज़न हमें गिना दिए। ठीक है, आउट ऑफ ऑल द रीजन, सारे रीजंस में हम देख सकते हैं कि 30% ऑफ पीपल बिलीव दैट साइकिलिंग कॉजेज लेस पोल्यूशन देन कार्स एंड 30% ऑफ देम बिलीव दैट साइकिलिंग इज गुड फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। हम ये देख सकते हैं कि इन सब में से 30% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि साइकिल से आपकी हेल्थ और फिटनेस बनी रहती है, और 30% ही लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि साइकिल से पोल्यूशन कम होता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ हम जब देखें तो द व्यू ऑफ पीपल हु ड्राइव टू वर्क इज इन कंट्रास्ट विद द पीपल हु प्रेफर टू गो बाय साइकिलिंग। जो कार से जाना पसंद करते हैं उनके जो विचार हैं वो साइकिल से जाने वालों के विचारों से बिल्कुल अलग हैं। इन द सेकंड पाई चार्ट, हम सेकंड पाई चार्ट में अब देख सकते हैं
we can see that approximately 40% of people prefer driving because it is comfortable, and 21% of people think that for greater distance to work, car is a better source of traveling as compared to the cycles. अब इस पूरे पाई चार्ट में हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर देखें तो 40% लोग ये मानते हैं कि कार से जाना फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि कार जो है वो आरामदायक मानी जाती है, और 21% ये मानते हैं कि अगर आपका काम दूर है, अगर आपका काम का प्लेस जगह दूर है तो कार से जाना ज़्यादा बेटर रहता है, ये ज़्यादा अच्छा स्रोत है ट्रैवल करने के लिए साइकिल के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो। इन अ नटशेल इट कैन बी सीन दैट देयर इज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पीपल एज सम ऑफ देम गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू कंफर्ट। अगर हम निष्कर्ष लगाकर देखें तो ये देखते हैं हम, ये जानकारी ऊपर वाली जानकारी से हमें पता चलता है कि इन दोनों की जो साइकिल से जाने वाले और कार से जाने वालों के जो व्यूज़ हैं, जो ओपिनियन है, जो विचार हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग आराम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय कि हेल्थ और फिटनेस के। मोर ओवर साथ ही साथ सम पीपल कंसीडर साइकिलिंग एज कॉस्ट इफेक्टिव, और कुछ लोग मानते हैं कि साइकिल जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि उससे खर्चा जो है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू कार्स विच रिक्वायर्स मच कॉस्टली फ्यूल। हम अगर कार से तुलना करें तो उसकी जो साइकिल का खर्चा है वो बहुत कम होता है, क्योंकि कार में तो बहुत महंगा फ्यूल डलता है। ठीक है, तो ये आपका एनालिटिकल पैराग्राफ बन गया। कुछ भी नहीं करना है, जो आपको दिया होता है उसी को आपको बनाकर लिखना होता है कि जो जानकारी दी गई है उसे हमने सीधा सीधा पैराग्राफ बनाकर लिख दिया। अब आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ बनाते हैं तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल आपको करेंगे अगर, तो एनालिटिकल पैराग्राफ आपका और अच्छा बन जाता है। जैसे कि अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे आउट ऑफ ऑल द रीजंस, आप इस तरह कर सकते हो कि बाकी रीजंस के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो, ठीक है, ये वाला आपका वर्ड हो गया। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, ये आपका एक वर्ड है। ठीक है, इन कंट्रास्ट विद, उसके अपोजिट में अगर देखें तो क्या लोग सोचते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर आप लिखेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो काफ़ी अच्छा बन सकता है। एज कम्पेयर टू, इन कंपैरिजन टू, ये आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। स्ट्राइकिंग डिफरेंस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं चाहूँगी कि आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ बनाने में अच्छे अच्छे शब्द मिल सकें और उनको आप अच्छी तरह से कर सकें। तो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एनालिटिकल पैराग्राफ कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको जो जानकारी दी गई है उसको आपको पैराग्राफ में या सेंटेंस में बनाना आना चाहिए। और ये मैंने आपको मेन कीवर्ड्स बता दिए हैं आपको एनालिटिकल पैराग्राफ बनाने के लिए, कैसी भाषा का यूज़ करना है, कैसे टेंसेस का यूज़ करना है, कौन कौन से शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपके सपोर्ट मटेरियल जो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो आपसे हम इसी तरह वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, आपको नए टॉपिक्स सिखाते रहेंगे। आपसे अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग।